पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में आ रहा है कि सैड वॉक करके हमें क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा। तुम सैड वॉक के माध्यम से अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकते हो। सैड वॉक मतलब अपना पर्सनालिटी का वो हिस्सा जिसको तुम रिजेक्ट कर चुके हो, जिसको तुम अपने से अलग कर चुके हो, उसको तुम अपने पर्सनालिटी में इंक्लूड करके एक होल सेल्फ बन पाते हो और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर सकते हो। बेटर रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हो, बेटर रिलेशनशिप बना सकते हो दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, पार्टनर के साथ। एक हैप्पी फुलफिलिंग पीसफुल लाइफ जी सकते हो। अपना टैलेंट क्रिएटिविटी को रिडिस्कवर कर सकते हो। खुद को जो सेल्फ सैबोटेज करते हो, खुद की जो बैड हैबिट्स, प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस, ये सारे चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। तुम अनहेल्दी चॉइसेस लेना बंद करोगे एंड अपना इमोशंस और ट्रिगर को समझ के अपना कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड को वापस पा सकते। शैडो वॉक के माध्यम से तुम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ के अपना ऑथेंटिक सेल्फ, अपना ऑथेंटिक वर्जन को ढूंढ पाते हो एंड एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हो। उसके बाद अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हो। तो पता होगा कि हमारा ब्रेन का मेन 3 पार्ट है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस 90% हिस्सा है और कॉन्शियस बस 10% हिस्सा है। जैसे तुम कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेते हो कि मैं कल से रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं कल से ये बैड हैबिट नहीं करूंगा। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड टू डू लिस्ट बनाता है, प्लान करता है, और तुम्हारा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड फिर लेजी होके बैठा रहता है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा बिलीव्स और पैटर्न्स को स्टोर करता है एंड अनकॉन्शियस माइंड तुम्हारा ब्रेन का डीपेस्ट लेयर है, जहाँ पे तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमास, पास्ट के मेमोरीज, तुम्हारा रिप्रेस्ड इमोशंस छुपे हुए होते हैं, जो तुम्हारे 90% एक्शन को कंट्रोल करता है और तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं है क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। तुम उसके बारे में अवेयर नहीं हो। एक इंसान दिन में 35 से 36 हज़ार डिसीजन लेता है। सोचो, 35 से 36 हज़ार डिसीजन तुम्हें याद नहीं है ना। तुम्हें कितना याद होगा? 10, 12, 15, 20, 100। बाकी सारे डिसीजन मतलब क्या है? बाकी सारे डिसीजन अनकॉन्शियस से आ रहा है। बाकी डिसीजन तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड ले रहा है। इसलिए तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो बहुत ज़्यादा हद तक तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करती है कि तुम्हारी लाइफ क्या होगी। इसलिए हमें कॉन्शियस माइंड के माध्यम से टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने से ज़्यादा अनकॉन्शियस माइंड पे काम करना ज़रूरी है। इसलिए तुमको लगता है कि मुझे काम करने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें कॉन्सिस्टेंटली रील देखने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए होता है? आज तो भाई मोटिवेशन नहीं है मुझे रील देखने की, आज मन नहीं कर रहा रील देखने की, कि मैं कल से कौन देखूंगा, आज ना मेरा कौन देखने की मन नहीं कर रहा है। जो काम तुम करना नहीं चाहते, मतलब उस काम के लिए तुम्हारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, फिर भी तुम वो चीज़ डिसिप्लिन के साथ कॉन्सिस्टेंटली करते हो। और जो काम करने के लिए तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है, जो काम तुम करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होते हुए भी तुम नहीं कर पाते हो। यही रियलिटी है ना। इसलिए होता है क्योंकि तुम डिसीजन लेते हो कॉन्शियस माइंड से, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर आता है अनकॉन्शियस माइंड से। इसलिए शैडो वॉक एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से तुम अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझते हो। तुम अपने दिमाग के उस छुपे हुए हिस्से को समझते हो जहाँ पे रिप्रेस्ड इमोशंस, फियर्स, इनसिक्योरिटीज छुपा हुआ है, जो तुम सोसाइटी के प्रेशर के कारण या फिर चाइल्डहुड कंडीशनिंग के कारण या फिर कोई भी कारण के लिए अपने अंदर दबा दिया है, रिप्रेस कर दिया है। वो पार्ट जिसको तुमने ही रिजेक्ट कर दिया, तुम अपने आप से ही छुपाते हो। गुस्सा, सेक्सुअल डिजायर और या फिर जेलसी, शेम, ये वो पार्ट है जो तुम अपने आप से भी छुपाते हो। इसको ही एक्सेप्ट करना होल सेल्फ बनने की प्रोसेस की नाम है शैडो वॉक। अब तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड कंडीशन कैसे हुआ? 3 चीज़ों से। एक तो है तुम्हारा जो एवोल्यूशनरी नेचुरल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है उससे। दूसरा है तुम्हारा चाइल्डहुड कंडीशनिंग, सोसाइटियल कंडीशनिंग, कल्चरल कंडीशनिंग, जो तुम अपने आसपास की एनवायरनमेंट और पेरेंट्स से देख के सीखे हो। लाइक पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे पे फोकस मत करो, बस अच्छा इंसान बनो, बस अच्छा काम करो। अबे पैसा नहीं होगा तो अच्छा काम ना करेगा, कैसे करेगा? अगर बुरे लोगों के पास पैसा होगा और अच्छे लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो अच्छे लोग अच्छा काम करेंगे कैसे? उनके पास अगर पैसा और पावर नहीं होगा। तो चाइल्डहुड कंडीशनिंग एंड सोसाइटियल कल्चरल कंडीशनिंग,
जो तुम सोसाइटी से सीखते हो और अपना गुस्सा को, अपना डिज़ायर्स को रिप्रेस कर देते हो। अब सोसाइटी की वजह से हम रिप्रेस तो कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। वो चली जाती है हमारा अनकॉन्शियस पे, वो हमारा शैडो का पार्ट बन जाती है। एंड वो अनकॉन्शियस पे जाके हमारा ब्रेन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता रहता है कि हमारा बायोलॉजी एक चीज़ चाह रही है और सोसाइटी उसके ऑपोजिट चाह रही है। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया ना, और हमारा ब्रेन पूरा ज़िंदगी उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता रहता है। अनकॉन्शियस पे वायलेंस और फिक्स नहीं होता है बस, अनकॉन्शियस पे बहुत सारी चीज़ हो सकता है। तुम्हारा कोई डिज़ायर, तुम्हारा क्रिएटिविटी, तुम्हारा कोई सप्रेस्ड इमोशन, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो, तुम जंगल पे तो नहीं हो कि सड़क पे किसी पे भी गुस्सा आ गया, दे दिया 2 चांटा या फिर मन किया। कुत्तों जैसे सुविधा तो हमारे पास नहीं है कि जिसको मन किया करने की जिसके साथ वही शुरू हो गए। ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हें फिर समाज से बर्खास्त करके तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो सोसाइटी की जो मोरल वैल्यूज है, जो रूल्स है, जो कोई भी पर्टिकुलर कल्चर की, हर एक कल्चर के अलग अलग रूल्स, हम अगर जिस रिलीजन में है, जिस कल्चर में है, उसकी रूल को फॉलो नहीं किए तो सोसाइटी में रह नहीं सकते। और क्योंकि हम एवोल्यूशनरी और हमारा ब्रेन, हमारा सब कुछ वायर्ड है कि हम ट्राइब में रहना चाहते हैं, हम अकेला नहीं रहना चाहते, क्योंकि ट्राइब में रहने से हम सेफ फील करते हैं। तो सोसाइटी अगर एक्सेप्ट नहीं किया हमें, हमारा बिहेवियर को वैलिडेट नहीं किया, तो हम रिजेक्टेड फील करेंगे, हम अनसेफ फील करेंगे। इसलिए हमें सोसाइटी का एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन चाहिए, तभी हम सोसाइटी की सुनते हैं, ना कि हमारा डिज़ायर की, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी के रूल्स एंड हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट कॉम्प्लीटली एक दूसरे की ऑपोजिट है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो हमारा ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट हो जाता है फिर। एंड अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। तो रिजॉल्व कौन करता है? हमारा ईगो। हमारा ईगो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक्शन लेता है। मान लो तुम्हें कोई सड़क पे गाली दे रहा है, तुम्हें उसको पीटने की मन कर रहा है, लेकिन तुम पीट नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा जेल हो सकते, तुम प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट को, तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट को पीटने की मन कर रहा है और तुम्हारा सोसाइटी का रूल्स कुछ अलग है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए तुम्हारा ईगो एक्शन लेती है, ईगो प्लान बनाती है कि इसको बाद में किसी और से पिटवाऊं। या फिर कोई बंदा अगर फिजिकली तुमसे तगड़ा है, तुम उसको फिजिकली हरा नहीं सकते, तो इसको मैं दिमाग से हराऊंगा, इससे मैं दोस्ती करके इसको मैं किसी और तरीका से इसकी बदला दूंगा मैं। यहाँ पे तुम एक और चीज़ समझना है, वो है कि पर्सोना। पर्सोना क्या होता है? पर्सोना एक कॉन्शियस बिहेवियर होता है और बाद में वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो पर्सोना क्या है? पर्सोना एक मास्क है जो तुम पहनते हो। हम सब मास्क पहनते हैं एक दूसरे के सामने। हम अलग अलग सिचुएशन से डील करने के लिए अलग अलग मास्क पहनते हैं टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। हम कोई भी सिचुएशन से डील करने के लिए हम अपना पर्सनालिटी का एक कॉम्प्लीटली अलग हिस्सा दिखाते हैं। हम देखना, पेरेंट्स के सामने बच्चों का रोल प्ले करते हैं और वहीं पे अपने ही बच्चों के सामने पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं। वहीं पे वाइफ के सामने हस्बैंड का रोल प्ले करते हैं। दोस्तों के सामने दोस्त का रोल प्ले करते हैं। टीचर के साथ स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं। तो हम हर सिचुएशन से डील करने के लिए अलग अलग मास्क पहन लेते हैं। एक ही इंसान अलग अलग ग्रुप में आ जाते हैं, अलग अलग इंसान बन जाते हैं कोई भी सिचुएशन से डील करने के लिए। तो ये है हमारा पर्सोना। जैसे कि देखना, 2 ऑफिस का बॉस मिल रहा है एकदम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, वो लोग हैंडशेक करेगा, हेलो सर हाउ आर यू, ऐसे बात करेगा। और वहीं पे वो फैमिली पे अपने बच्चे से मिल रहा है, वो उसको कितना प्यार करेगा, ओ कुछ कुछ ऐसे प्यार करेगा। ठीक है, अब क्या वो अपने बिजनेस पार्टनर को जाके ओ कुछ कुछ कर सकता है? नहीं। तो उसको हर सिचुएशन से डील करने के लिए अलग अलग रोल प्ले करना पड़ता है। दोस्तों के सामने जो बकवास करते हो वो पेरेंट्स के सामने या फिर टीचर के सामने नहीं कर सकते, या फिर कोई बंदा जो अथॉरिटी पे है उसके सामने तुम नहीं कर सकते। तुम दोस्तों से जब मिलते हो बोलते हो यो ब्रो क्या चल रहा है, टीचर से जब मिलते हो गुड मॉर्निंग सर, या फिर बॉस से जब मिलते हो गुड मॉर्निंग सर। क्या तुम दोस्तों को जाके बोल सकते हो गुड मॉर्निंग सर? या फिर टीचर को जाके बोल सकते हो और भाई क्या चल रहा है? तो एक मास्क हर जगह नहीं चल सकता। सेम पर्सन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट मास्क पहनता है, डिफरेंट डिफरेंट
पर्सोना को अपनाता है और डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है। तो हम हमेशा कोई भी सिचुएशन पे अपने आप को नहीं बल्कि सोसाइटी और सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सोचो किसी एक अनजान का ही बच्चा तुम्हें दे दिया पकड़ने के लिए, तुम जा रहे हो कहीं बस में घूमने और तुम्हें बच्चा पकड़ने दे दिया, तुम्हारे सीट में बगल वाली जो आंटी होगी या फिर अंकल होगा तुम्हें दे दिया। अब वो बच्चा तुम्हारा नया कपड़े में कर दिया, अब तुम उसको खिड़की से फेंक थोड़ी दोगे या फिर तुम उसको डांटोगे थोड़ी कि तुझे इतना पता नहीं है मैं नया कपड़ा पहना हूँ और तू इसमें कर दिया सुसु जो भी करना है तेरा। हाँ तो बोल नहीं सकता, ऐसा थोड़ी बोलोगे। चाहे तुम्हारा अंदर कितना भी गुस्सा आ रहा हो तुम उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लोगे। या फिर मान लो तुम स्कूल में होमवर्क करके नहीं लेके गए या फिर कोई भी कारण के लिए तुम्हें टीचर तुम्हारा हाइट के लिए, तुम्हारा रंग के लिए, तुम्हारा मोटापा के लिए, तुम्हारा सरनेम के लिए, तुम्हारा नाम के लिए तुम्हें चिढ़ाता है, तुम्हें बेइज्जती करता है। तुम्हें तो गुस्सा बहुत आया होगा कि मैं इसकी हवा निकाल दूंगा, इसकी गाड़ी का मैं इस गाड़ी को लीक कर दूंगा, अपना कॉम्पास से जाके छेद कर दूंगा इसकी गाड़ी पे। लेकिन तुम नहीं कर सकते क्योंकि अगर पकड़े गए तो फिर कोई भी डर से तुम्हें अगर टीचर के मुंह पे दो मुक्का भी मारने की मन करा, लेकिन तुम नहीं कर सकते क्योंकि रूल्स, तुम्हारी गार्जियन कॉल हो जाएगा, तुम्हें स्कूल से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए तुम उस गुस्सा को पी गए, तुम उस गुस्सा को एक्सप्रेस नहीं करोगे। अगर तुम क्योंकि तुम उस गुस्से को अगर एक्सप्रेस करोगे, मान लो एक्सप्रेस कर दिए, तो उस गुस्से के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तुम रिश्तेदार के घर में गए बचपन में, तुम्हें अपना पसंदीदा खिलौना नहीं मिला या फिर तुम्हें अपना पसंदीदा काम नहीं करने दिया गया, तुम्हें अपना पसंदीदा चैनल में कोई कार्टून देखने नहीं दिया गया। अब तुम उस गुस्से में और तोड़ फोड़ मचा दिए तो तुम्हारा और पिटाई हुई, तो तुम अगली बार से गुस्सा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें लगा कि गुस्सा करना गलत है, गुस्से की वजह से मुझे मेरी पिटाई हुई तो गुस्सा करना गलत बात है। तो तुम अपने पर्सनैलिटी का उस हिस्से को सप्रेस कर दिए, वो चला गया तुम्हारा अनकॉन्शियस पे, तुम अपने पर्सनैलिटी का उस हिस्से को रिजेक्ट कर दिया, डिसोन कर दिया, इसलिए वो तुम्हारा शैडो का पार्ट बन गया। इसलिए तुम्हारा नाइस गाय टाइप का बिहेवियर हो गया बड़े पे, क्योंकि तुम्हारा अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। तुम डायरेक्टली किसी को कॉन्फ्रंट नहीं कर सकते, लेकिन तुम पीछे से वार करोगे। पैसिव एग्रेशन इसे बोलता है। मतलब गुस्सा तो तुम्हें लाइफ में बाद में भी फील होगा ना, लेकिन क्योंकि तुम्हारा अनकॉन्शियस को लगता है कि ये एक्सप्रेस करना गलत है, क्योंकि तुम्हें उस टाइम इसको एक्सप्रेस करने का सही और मैच्योर तरीका नहीं पता था, तो तुम एक्सप्रेस करना ही बंद कर दोगे। एंड उससे क्या होगा, वो चीज़ तुम्हारा अनकॉन्शियस पे चला जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब अनकॉन्शियस पे सिर्फ गुस्सा ही नहीं होता, अनकॉन्शियस पे तुम्हारा क्रिएटिविटी भी हो सकता है। तुम्हारा मान लो मैथ का क्लास चल रहा था, अब मैथ का क्लास में तुम बैठ के कर रहे हो अपना ड्राइंग, अपना कलाकारी दिखा रहे हो या फिर अपना गाना लिख रहे हो, तो टीचर ने तुम पे नोटिस किया कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, वो आके तुम्हारा भयानक बेइज्जती किया या फिर तुम्हारा ड्राइंग को फाड़ के खिड़की से फेंक दिया। तुम शायद बाद में बड़े होके अच्छा पेंटर बन सकते थे, लेकिन क्योंकि तुम्हें अपना आर्ट के लिए बेइज्जती महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ, इसलिए तुम उस चीज़ को ही रिप्रेस कर दिए। तुम्हें लगा कि ये करना ही गलत है, हमेशा पढ़ाई करना चाहिए, ये करना ही गलत है। या फिर तुम बचपन में खेल कूद में अच्छे थे, क्योंकि तुम बस खेल के फील्ड में रहते थे, इसलिए तुम्हारा मार्क्स कम आया, तुम एक क्लास में फेल हो गए। तुम्हें अपना खेल की वजह से बेइज्जती फील हुआ, तुम शायद कोई बड़ा खिलाड़ी बन सकते थे, लेकिन क्योंकि सोसाइटी बस पढ़ाई को ही इज्जत देती है, एप्रिसिएशन देती है, वैलिडेशन देती है। जो पढ़ता है पढ़ाई में अच्छा है उसको ही एप्रिसिएशन देता है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा है उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। इसलिए तुम अपना स्पोर्ट्स वाले क्रिएटिविटी वाले पार्ट को ही सप्रेस कर दिए, डिसोन कर दिए कि ये मेरा पार्ट है ही नहीं। लेकिन शायद तुम कोई बड़ा पेंटर, कोई बड़ा सिंगर, कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन बन सकते थे। यही तो गलती है ना, जो पढ़ाई में जिसका एक रोल है उसके साथ तुम्हें खेल के फील्ड में कंपटीशन नहीं करवाया जाएगा, तुम्हें उसके फील्ड में जाके कंपटीशन करवा रहा है कि तू कितना पढ़ाई में अच्छा है। मतलब ऐसा मान लो तुम हो बर्ड और वो है मछली। जो बंदा पढ़ाई में अच्छा है उसको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, वो है मछली मान लो, तो बर्ड को बोला जा रहा है कि तू तैरने में कितना अच्छा है, तैर के दिखा। मछली को नहीं पूछा जा रहा कि तू उड़ के दिखा। मछली को तुम्हारे फील्ड में कंपटीशन नहीं करवाया जा रहा है, तुमको उसके फील्ड में कंपटीशन करवाया जा रहा है कि बस ये एक ही चीज़ तैरना ही इम्पोर्टेंट है, उड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो गलत है, लेकिन तुम इसके वजह से अपना उस पार्ट को ही
सप्रेस कर दे, डिसोन कर दे, रिजेक्ट कर दिए, लेकिन तुम जब उसको एक्सेप्ट करोगे तभी तुम होल सेल्फ बन सकते हो, अपना क्रिएटिविटी, अपना टैलेंट को पा सकते हो फिर से, एंड शायद अपने लाइफ में मैक्सिमम पोटेंशियल तक अचीव कर सकते हो। स्पोर्ट्स में भी हमारे सोसाइटी में साल में एक बार प्राइज दे दिया गया, फिर पूरा साल तुम्हारा कौन पूछ रहा है, लेकिन जिसका एक रोल है उसको हर दिन उसका रोल कॉल हो रहा है, हर दिन उसको हेडसेट मिलता है कि हाँ मैं एक रोल, उसका हर दिन कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो वही फोड़ेगा, वही बस आगे जाएगा, बाकी सब तो अपने चीज़ों को सप्रेस कर देगा। यही होता है। तो तुम्हारे शैडो में बस नेगेटिव चीज़ें, गुस्सा, सेम, जेलसी, डिज़ायर्स, सेक्सुअल डिज़ायर, ये चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें भी है, क्रिएटिविटी भी है, टैलेंट भी है, और ये नेगेटिव भी क्यों है? जब तुम पैदा हुए तो तुम होल सेल्फ बन के पैदा हुए, तुम्हारे अंदर सारे इमोशंस था, तुम्हारे अंदर गुस्सा भी था, तुम्हारे अंदर जेलसी भी था, तुम्हारे अंदर सब कुछ था। फिर तुम आसपास से देख के सीखे कि ये चीज़ें खराब है। वो चीज़ खराब नहीं था, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका खराब था, लेकिन क्योंकि तुम्हें उसके लिए पनिश किया गया, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ ही खराब है, ये इमोशन, गुस्सा ही खराब है, एंड इसके वजह से तुम अपना असली पर्सनैलिटी को रिजेक्ट कर दिए, डिसोन कर दिए, और जो सोसाइटी के लिए तुम अपने एक मास्क बनाए, एक पर्सोना बनाए ना, वही तुम्हारा रियल पर्सनैलिटी बन गया। अब तुम जितना सप्रेस करोगे वो तुम्हारा शैडो उतना डार्क होता जाएगा। इसलिए कभी कभी डरावने सपने आ जाते हैं, क्योंकि ड्रीम इज द रोड टू अनकॉन्शियस। ड्रीम के माध्यम से ही तुम्हारा अनकॉन्शियस में क्या क्या है वो निकल के आता है। इसलिए कभी कभी डरावने सपने आते हैं, लोग उठ जाते हैं रात को, कुछ डरावने सपने देख के चिल्ला देते हैं, सपने में वायलेंस दिखता है। तुम देखना, तुम्हारा किसी के साथ अगर रोड पे झगड़ा हुआ होगा, तुम उसको अगर वहाँ पे कॉन्फ्रंट नहीं कर पाए, तुम उसके साथ सपने में लड़ोगे, इमेजिनेशन में उसको हराओगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, वरना वो शांति से नहीं बैठ पाएगा, वो पागल हो जाएगा। एंड अपने इमोशंस, फीलिंग, ये चीज़ को सप्रेस करते करते इंसान पागल भी हो जाता है, और इंसान बड़ा बड़ा क्राइम भी कर लेता है। जब कभी वो चीज़ जमा होके फटता है तो वो बड़ा क्राइम भी कर लेता है। बचपन में तुम्हारा इमोशन अंडर डेवलप्ड था, तुमने गलत तरीके से साथ एक्सप्रेस कर दिया, एंड तुम्हारे पेरेंट्स को लगा कि सोसाइटी में तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको पीट दो, तो तुम्हें लगने लगा कि ये इमोशन ही गलत है, ना कि इसके एक्सप्रेस करने का तरीका गलत है। तुम ऐसे नहीं सोचे, तुम सोचे कि ये इमोशन ही पूरा गलत है। तो एंगर तुम्हारा शैडो पे चला गया, तुम हमेशा हंस हंस के बात करते हो, इधर किसी को ना नहीं बोल पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं होगा जब तुम अपने शैडो को अपने अंदर इंटीग्रेट नहीं करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि एंकर मेरे ही पर्सनालिटी का पार्ट है भाई, उसको एक्सेप्ट करोगे, तभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, असर्टिवनेस डेवलप होगा। तुम्हारा गुस्सा और जो पेन है उसको तुम जिम में, स्पोर्ट्स में निकाल सकते हो। तुम्हारे अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर है कुछ क्रिएट करने की, वो क्रिएटिव एनर्जी है, तुम उसको लाइफ में कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव बना सकते हो, कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। तुम अगर अपना शैडो को इंटीग्रेट नहीं किए तो तुम बस मास्क बदलते रह जाओगे, एंड तुम्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि तुम कौन हो। यू विल रिजेक्ट योर ओन सेल्फ एंड यू विल बी स्टक विथ योर पर्सोना। तुम बस मास्क बदलते रह जाओगे, तुम कॉन्फ्यूज हो जाओगे कि हु एम आई। तुम्हारे अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि तुम अपने ट्रू सेल्फ को रिजेक्ट करके बैठे हो। अब अपने शैडो के बारे में पता कैसे चलेगा? जब भी नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर कोई इवेंट बहुत इमोशन ट्रिगर कर रहा है, बिना कोई रीज़न के तुम्हारे अंदर गुस्सा ट्रिगर कर रहा है, तुम्हारे अंदर जेलसी ट्रिगर कर रहा है, वो कोई इंसान हो सकता है, किसी इंसान की नेम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, जो तुम्हारे अंदर भयानक इमोशंस ट्रिगर कर रहा है, वो तुम्हारा शैडो की तरफ पॉइंट कर रहा है, शैडो की तरफ इशारा कर रहा है। मान लो एक लड़का एक लड़की को लेकर घूम रहा है, मतलब एक कपल्स घूम रहा है, और तुम्हारे अंदर पता नहीं क्यों अंदर से गुस्सा आ रहा है, मतलब अंदर से तुम भी वो चीज़ करना चाहते हो, लेकिन तुम उसको अपने अंदर, अपने शैडो के अंदर सप्रेस कर दिए फॉर एनी रीज़न। कोई लड़का गिटार बजा रहा है और तुम्हें उसको देख के जेलसी हो रही है, गुस्सा हो रही है, तुम भी शायद अपने अंदर का क्रिएटिव एनर्जी को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तुम भी वो चीज़ करना चाहते हो, वो क्रिएटिव काम। या फिर कोई पेंटिंग कर रहा है, देख के तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो तुम भी वो काम करना चाहते हो खुद, लेकिन क्योंकि तुम नहीं कर पा रहे हो तो किसी और को करते देखते हुए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन। जिन ट्रेड्स को तुम सामने वाले में हेट करते हो वो मिरर है तुम्हारे शैडो का। तुम एक्चुअली उस व्यक्ति को हेट नहीं कर रहे हो, तुम अपने उस हिस्से को हेट कर रहे हो जिसको तुमने ही बचपन में रिजेक्ट कर दिया है, फिर सप्रेस कर दिया। कोई बंदा मान लो रास्ते में नाच रहा है,
रील बना रहा है, तो तुम्हारे अंदर भी आ रहा है कि मैं भी काश इतना कॉन्फिडेंस बन पाता, लेकिन तुम उसको छपरी बोल रहे हो, तुम उस पे गुस्सा हो रहे हो। एक्चुअली तुम भी उतना कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में तुम कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश किए और तुम्हें रोक लिया गया, तो तुम कॉन्फिडेंट नहीं बन पाए। तो तुम अपने उस हिस्से को हिट करो, ना कि उस इंसान को। तुम भी वैसा बनना चाहते हो एक्चुअली। तो अंडरस्टैंडिंग योर शैडो कैन हेल्प यू टू रिमूव द नेगेटिव लूप यू क्रिएटेड। जो तुम खुद को ही सैबोटेज कर रहे हो, खुद को ही रोक रहे हो, तुम्हारी उस सफरिंग को ख़त्म कर सकता है, तुम्हारे अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकता है, तुम्हारे अंदर की टैलेंट को बाहर निकाल सकता है। कोई ऐसा चीज़ जिसको तुम बचपन में सप्रेस कर दिए, तुम उसको एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि साला मैं इस चीज़ में इतना अच्छा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। स्टेज फियर, अप्रोचिंग एंग्जाइटी, प्रोक्रास्टिनेशन कोई काम के लिए, ये भी शैडो की तरफ इशारा करता है हमारा। जितना बार भी हमें कॉन्फ्लिक्ट फील होता है, चैलेंज फील होता है, उतना बार हमें मौका मिलता है अपने शैडो की तरफ देखने की। कोई इंसान को देख के तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, किसी का नाम सुन के तुम्हें गुस्सा क्यों आ जाता है, कोई करियर के बारे में, तुम्हारी इनसिक्योरिटी के बारे में बात करे तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ जाता है। ये चीज़ तुम अगर खुद से ही ये कॉन्वर्सेशन पहले कर लिए ना, तो बाहर के आदमी कभी तुम्हें गुस्सा नहीं दिला सकता, क्योंकि तुमने वो चीज़, वो बातें खुद से पहले ही कर लिए। तो फिर बाहर से कोई इंसान अगर तुम्हारे सामने वो बात फिर से कहना चाहे तुम्हें ट्रिगर करने के लिए, तो तुम ट्रिगर नहीं होगे, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव डन द कॉन्वर्सेशन बिफोर। इसलिए सेलिब्रिटीज अपने इनसिक्योरिटी को वोन करता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉन्वर्सेशन वो पहले ही खुद के साथ कर चुका है। तुम सोसाइटी की वजह से अपने गोल्स को भी कभी कभी सप्रेस कर लेते हो, अपने ड्रीम्स को सप्रेस कर लेते हो। सोसाइटी में कौन क्या बोलेगा, इसका वजह से तुम शायद कंटेंट क्रिएशन करने की मन है, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सोसाइटी में कौन क्या बोलेगा। एंड तुम इस वजह से शायद एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन सकते, लेकिन तुम नहीं बन पाए। या फिर तुम कोई भी गोल्स तुम्हारा जो तुम करना चाहते हो, कोई तुम सिंगर बनना चाहते हो, लेकिन आसपास की पड़ोसी या फिर रिश्तेदार सुनेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इस डर से तुम वो काम नहीं कर पाते हो जो तुम करना चाहते हो, तुम उस चीज़ को रिप्रेस कर देते हो। एंड फिर बाद में देख के जलोगे जो वो चीज़ करेगा। बचपन में अगर तुम्हें फेल होने की वजह से डांटा गया, तो तुम कभी ट्राई ही नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें वो फीलिंग नहीं चाहिए ना फिर से। तो तुम कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले प्रोक्रास्टिनेट करोगे बहुत जोर का, कि कल करूँगा, परसों करूँगा, मैं सब कुछ सीख लूँगा, सारे यूट्यूब वीडियो देख लूँगा तब करूँगा। इसलिए अपना गोल्स को प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तो रिजल्ट देर में मिलता है। इसलिए तुम्हें अपना शैडो को एक्सेप्ट करना जरूरी है। कॉन्शियसली तुम्हें अपना ही पर्सनालिटी के पार्ट्स को, जिसको तुम रिजेक्ट करके बैठे हो, उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना सीखना होगा। शायद कोई पार्ट्स तुम्हारा गलत नहीं है, बल्कि वो अंडर डेवलप्ड है, तुम उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखना होगा। अब सैड वर्क करना कैसे है, डिज़ाइन योर ड्रीम लाइफ डिटेल्स में, कि व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स are around you, what are your habits, what is your daily routine, how are you looking, what kind of dress you are wearing, तुम्हारा अपने आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, तुम्हारा आसपास कैसा लोग है, तुम्हारा नेटवर्क कैसा है, तुम्हारा जो ड्रीम पर्सनालिटी है उसका सोच कैसा होगा। एंड उसमें और अभी तुम में डिफरेंस देखो, नोटिस द डिफरेंस बिटवीन योर ड्रीम लाइफ एंड योर करंट लाइफ। मतलब तुम्हारे पास अगर 100 करोड़ का कंपनी है, जहाँ पे शायद 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग काम कर रहा है, तो क्या तुम बैठ के दिन में 6 से 7 घंटा रील स्क्रॉल करोगे? तुम्हारा स्क्रीन टाइम 12-13 घंटा होगा। क्या एक 100 करोड़ कंपनी चलाने वाले इंसान की, जिसके ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके पास इतना बड़ा पर्पस है, क्या उसके पास इतना टाइम होता है कि वो दिन में 6 घंटा रील स्क्रॉल करता है या फिर यूट्यूब पे बिंज वॉच करता है? क्या वो ऐसे सोचता है कि मुझे 30,000 का नौकरी कैसे मिल जाएगा? क्या वो दिन भर लड़की को स्टॉक करता रहता है? क्या वो कौन देखता है? तुम्हें अगर आइडिया चाहिए, जिसके पास वो ड्रीम लाइफ है उसको देखो, उसका बिलीफ, हैबिट, रूटीन, रिलेशनशिप कैसा काम करते हुए वो कैसा फील करता है, उसके पास उसके आसपास के लोग उसके साथ रहने पे कैसा फील करता है, उसके अराउंड लोग कैसे फील करता है। मेरा डिजायर्ड पर्सनालिटी, ड्रीम पर्सनालिटी के पास अगर 6 पैक होगी, तो वो क्या वर्कआउट सिर्फ कर रहा होगा, वो क्या जंक फूड खा रहा होगा? उसका अगर हैप्पी रिलेशनशिप होगा तो वो कैसा इंसान चूज करेगा? क्या उसको कोई भी कभी भी भाव दे देगा, गलत ट्रीट करेगा तो वो सह लेगा, वो उस रिलेशनशिप में रहेगा? क्या वो बिस्तर पे उल्टा होके पड़े पड़े रील्स कॉल करता रहेगा? अब तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछना है कि मैं क्यों करता हूँ ये चीज़। उसका जो आंसर आएगा उसके बाद क्यों पूछना है, उसके बाद फिर पूछना है कि क्यों।
तो जब तक ना एंड तक आ जाए ना तब तक पूछते रहना है। तुम्हारा ब्रेन शायद तुम्हें कुछ इलॉजिकल स्टोरी दे जो तुम्हें लॉजिकल लगे, जिसे लॉजिकल फैलासी बोलता है, तुम्हें नहीं मानना, तुम्हें उसके पीछे क्यों 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 पूछता रह जाना है एंड तक। एंड तुम अपने डार्क पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो तो वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होगा, तुम्हें लगेगा कि क्या मैं ऐसा हूँ। तुम उसको एक्सेप्ट करना होगा, हाँ मेरे पे लस्ट है, हाँ मेरे पे एंगर है, हाँ मेरे पे ये चीज़ है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं खुद को जज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबके पास है। रियलिटी को छुपाने मत दो, तुम एक इन्वेस्टिगेशन करो, एक इंट्रोगेशन करो, जहाँ पे तुम टेबल के इस साइड बैठे हो, तुम्हारा डार्क शैडो सेल्फ टेबल के उस साइड बैठा हुआ है, तुम्हें उससे सारी चीज़ निकालना है कि तेरे अंदर क्या क्या है, और सारी चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरे ही पर्सनालिटी का पार्ट तो है। तुम जब अपना डार्क साइड को पहले ही देख चुके हो, उसको एक्सेप्ट कर चुके हो, तो तुम्हें कोई कुछ भी बोले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड फिर तुम उस चीज़ को रिजेक्ट करने की जगह उसको सही तरीके से चैनलाइज करके उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करना अगर सीख लिए तो तुम अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो। में तुम्हें छोटा छोटा स्टेप लेना है, एविडेंस बिल्ड करना है कि जो भी चीज़ तुम रिजेक्ट करके बैठे थे कि मैं तो किसी लड़की को अप्रोच ही नहीं करने वाला, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, तो तुम छोटा छोटा स्टेप लेना होगा, उससे तुम्हारा एविडेंस बिल्ड होगा। तुम फिर गलत करते करते फिर सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीख जाओगे एक दिन। ये एक प्रोसेस होगा, धीरे धीरे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए नहीं होगा, धीरे धीरे तुम एक्सप्रेस करना सीखोगे और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा।